चलिए, सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए, आप सभी का स्वागत है। और कौन से नंबर के क्वेश्चन पर थे वो भी हम देखेंगे, साथ के साथ हम वो देखेंगे कि हमने क्या क्या अभी तक सीख लिया है। तो चलिएगा, हाँ, तो 17 नंबर पर थे, जैसा कि सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है, काफ़ी स्टूडेंट ये सब बता रहे हैं। तो होप सो कि हम इस सेशन को एंजॉय करेंगे और मज़ा आएगा आपको सेशन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर हमें आइए। 17 क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था और काफी मजा आएगा आपको इसको सीखने में। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के राइट आंसर आ गए हैं, हो गया था ऐसे बोल रहे हैं। 4√5 आपका राइट आंसर आया है। देखो, बोला जा रहा है कि अगर P एक बिंदु है और न्यूनतम मान आपको निकालना है, तो आपको एक चीज मैं बताता हूं कि ये न्यूनतम मान कब हो सकता है किसी भी P बिंदु का। अगर आपको P एक बिंदु है और BP प्लस CP का आपको न्यूनतम मान निकालना है, ये तभी हो सकता है जब ये क्या हो, बोलो बोलो, इक्वल हो या मिड पॉइंट हो, क्या हो। तो अगर आप ये सोच सकते हैं कि P आपका मिड पॉइंट हो, ये तभी आपका ये न्यूनतम हो सकता है ना। चलिए, तो इसी कंडीशन पर हम बात करना चाहते हैं, और इसी कंडीशन पर हम ये कहते हैं कि तभी मिनिमम होगा जब आपको भुजा दे रखी है। तो अगर मैं बात करूं, ये पूरी वर्ग की भुजा 4 है, तो क्या ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, और ये भी 4 हो जाएगा, और ये भी 4 हो जाएगा। और अगर आप न्यूनतम की बात कर रहे हो, तभी न्यूनतम होगा जब P आपका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो मैं आपको पूरी प्रूफ भी बताऊंगा, ठीक है डियर। तो हम ये कह सकते हैं कि बीपी और सीपी के न्यूनतम होने के लिए एपी बराबर पीडी हो गया, यानी कि ये हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है डियर। तो अब आप आराम से क्या निकाल सकते हो, आपको बीपी सीपी निकालना है तो आप इसको सॉल्व कर लो। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जहां पर, हाँ, मैंने बता रही है, चलिए पता नहीं क्या बोल। तो यहाँ हम कह सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया √20, और √20 होता है 2√5। तो सर सीपी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 2√5। इसी प्रकार बीपी की वैल्यू भी 2√5 आएगी, मिनिमम वैल्यू। तो आपका जो टोटल आपका आंसर आ जाएगा 4√5 हो जाएगा। अब यहां बोला गया है कि मिनिमम वैल्यू, उससे फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। जैसे कि आपसे मैं ये कहना चाहूं कि आप इसको वेरी तो कर सकते हो, आप इस डायमेंशन को वेरी कर पाओगे ना। देखो, मान लिया मैंने पी पॉइंट यहां मान लिया, एक तरीके से मान लो कि मैं अब आपको प्रूफ भी बता रहा हूं, पी पॉइंट हमने यहां मान लिया, तो क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा फर्क ये पड़ेगा कि आपने ये 1 मान लिया होगा, और ये आपने 3 मान लिया होगा, और ये आपका पी पॉइंट होगा, क्योंकि टोटल तो 4 ही रहेगा ना। एक एग्जांपल लेकर देख रहे हैं, और ये भी चेक कर रहे हैं कि क्या कोई मैक्सिमम वैल्यू आएगी क्या, तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये 4 है, तो ये हो गया 4 चौके 16 और 1 15, सॉरी 17, √17। और ये कितना आ रहा है, 4 चौके 16 और 3 3 √25। तो सर देखो कितना आ रहा है, ये अपने पास निकल कर आ रहा है √5 प्लस √17, यही आ रहा है डियर, 5 प्लस √17, यही निकल कर आ रहा है। और √17 लगभग कितना हो जाएगा, 4.4 से तो कुछ ज्यादा ही होगा, 4 से तो ज्यादा ही होने वाला है डेफिनेटली, ठीक है ना। तो लगभग 9 पॉइंट कुछ आएगा, यस। अभी यहां से सॉल्व करने पर कितनी वैल्यू आ रही है, 4√5, ठीक है। ज्यादा हो रहा है क्या कुछ? तो ये करीबन कितना आ रहा है, अगर हम √5 को देखते हैं तो 2.2 होता है, और 2.2 इंटू 4 करेंगे तो लगभग 8.8 के करीब आ जाएगा। तो भाई साहब देखो ना, ये आपका मिनिमम यही आएगा, पिछला वाला है, क्योंकि जब ये बराबर होंगे तभी मिनिमम वैल्यू आएगी। अगर आप इधर उधर कर रहे हो, वेरी करोगे, तो ये देखो 9 के पार चला गया। हमें मिनिमम निकालना है, इसलिए हमारे पास यही आंसर हमने लिया, मिड पॉइंट वाला, ठीक है। चलिए आइए, रूही मेरे फाउंडेशन बैच में जाकर स्टार्ट करो। मेरे बैचेस में जाओगे ना, मेरी प्रोफाइल के अंदर जाओ, बैचेस का एक ऑप्शन आएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे, बैचेस का एक ऑप्शन आएगा, तब आपको नीचे बैच मिलेगा कंप्लीट क्वांट। जैसा उसको बताया वैसा ही आपके लिए, रूही के लिए भी जैसा बताया वैसा ही आरजू के लिए। देखिए, तो क्या बोला जा रहा है, एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान आपको दे रखा है, तो उसकी भुजाएं इतनी है, कितनी भुजाएं होंगी। तो आपको पता है कि इंटरनल एंगल आपके सामने ये है, तो एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा डियर, 36 हो जाएगा। अगर एक्सटर्नल एंगल 36 हो गया, तो साइड कितनी निकल कर आ जाएंगी, 360/36, बस। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो हमें पता है सर कि इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं आपस में। नेक्स्ट, एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण आपको दे रखा है 150, तो आपको बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। तो वही वाली बात हो गई, अगर ये प्रत्येक अंतःकोण 150 दे रखा है, तो यानी कि बाह्य कोण आपका 30 होगा, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 360/30, 12। नेक्स्ट, इसमें प्रत्येक अंतःकोण दे रखा है, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, तो बाह्य कोण से निकालना ज्यादा आसान है, इसलिए सब कर रहे हैं, 40। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 360/40, 9।
नेक्स्ट, एक सम बहुभुज का बाह्य कोण ही दे दिया आपको 20, तो उसका आपसे पूछा गया है सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, कितनी भुजाएं हैं और सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल निकालना है, यानी कि सभी आंतरिक कोणों का योग। हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं, सभी आंतरिक कोणों का योग। तो मैं एक तरीका बताऊं आपको। हाँ, तरीका क्या होता है कि अगर बाह्य कोण आपका 20 दे रखा है, तो यहां पर आप मुझे बताइए साइड निकालना ज्यादा आसान है। लो सर, निकल कर आ गई, कितनी आ गई? 18। साइड अगर आपकी 18 आ गई तो कुछ लोग फॉर्मूले की तरफ भाग जाते हैं कि भाई ये लो फॉर्मूला लगा दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इतना सा सोचो थोड़ा सा कि जब आपके पास साइड निकल कर आ चुकी है 18, बाह्य कोण अगर आपका 20 है, तो इंटरनल एंगल कितना होगा? 160 होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होना अनिवार्य है। तो 160 अगर इंटरनल एंगल है, तो ये प्रत्येक आंतरिक कोण ही तो है। तो आपको सभी आंतरिक कोण निकालने हैं, तो 18 का गुणा कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2880। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। दूसरी बात, एक तरीका और है, सभी आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला, ये दिमाग में जरूर रखना है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो n बराबर रखेंगे तो 18 दूनी 36 में से 4 गया तो 32, 32 इंटू 90, बात बराबर है। ठीक है, तो बात बराबर ही है, लेकिन तरीके सोच सोच का फर्क है। ठीक है, चलिए। एक बच्चा क्या कह रहा है सर, आप अबा कह रही है सर आप कल यूट्यूब पर मेडिसिन बता रहे थे, कहां पर डाले हैं उसको प्लीज बताइए। मैंने अपने ग्रुप में डाला है, आप वहां जाके देख सकते हैं, है ना। एक 8 भुजा, यानी कि बोला गया है द मेजर ऑक्टागन, अष्टभुज। ये क्या है? 8 भुजा मतलब अष्टभुज। अष्टभुज के आपसे बोले जा रहे हैं कि प्रत्येक अंत्यकोण का मान बताओ। तो मेरे दोस्तों, आप भी थोड़ा ब्लफ खेलो, आप पहले एक्सटर्नल एंगल निकालो, जो कि कितना होगा? 360/8 बराबर आपका हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो आपके सामने इंटरनल एंगल क्या हो जाएगा डियर? 180 माइनस 45, डायरेक्टली कर लो, 135। नेक्स्ट करिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं, एबीसी आपका एक ट्राइंगल है, ए बी, बी सी और सी ए, ई एफ जी तक बढ़ाई जाती हैं। बीसी को मैंने बढ़ा दिया, ए बी को मैंने बढ़ा दिया, और सी ए, या फिर ऐसा कर लो, इसको इधर बढ़ा दो, उसको उधर बढ़ा दो, ए बी, बी सी को इधर बढ़ा देते हैं अपन, जिससे थोड़ा सुंदर भी लगेगा। समझ रहे हो ना क्यों कर रहा हूं सब में? इसको इधर बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया, तो अब थोड़ा ठीक भी लग रहा है। तो देखो, ए बी को बढ़ा दिया ई तक, और इसको बढ़ा दिया, बी सी को बढ़ा दिया एफ तक, और थोड़ा सी बी हो गया, वैसे इधर ही आएगा, कोई बात नहीं, चलो फिर भी जी देखते हैं एक बार क्या होता है। अब बोला जा रहा है सी बी ई, सी बी ई, सी बी ई, ये आपको दे रखा है 130, और ए सी एफ भी आपको 130 दे रखा है। ठीक है, गलत है ना? गलत क्या हो गया भाई? एक्सटर्नल एंगल चला गया अपना, है ना। जी ऊपर होगा, जी ए बी, तो जी ए बी, मामला ही खराब हो गया पूरा। चलिए, तो डायग्राम में थोड़ा गड़बड़ है, डायग्राम दोबारा से बनाते हैं कि किस तरह से एक्सटर्नल एंगल बन पाएंगे। ठीक है, चलिए, 180 से ज्यादा ही निकल गया वो, तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है कभी कभार। ठीक है, तो आपको एक्सटर्नल एंगल ढंग से बनाने होंगे, जिससे कि आप उस गड़बड़ को सही कर सकें। ठीक है डियर, कैसे करेंगे देखिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई देखो, इसको आगे यहाँ रख देते हो, इसको यहाँ रख देते हो, इसको यहाँ रख देते हो, और यहाँ पर इस तरह से आप देख रहे हो कि ए बी और बी सी और सी ए, तो यहाँ पर बोल दिया जाता है, हाँ, ए बी बी सी सी ए को ई एफ जी तक बढ़ाया जाता है। ए बी ये बढ़ा दिया, बी सी ये ऊपर बढ़ा दिया, और सी ए ये नीचे बढ़ा दिया। अब ठीक है, तो इसलिए जो लिखा है उसका भी महत्व है।
लिखा है, पता है क्या होता है हमेशा, ये बात ध्यान रखना, ये बहुत बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर लिखा हुआ है ए बी को बढ़ाना है, तो ए बी को बढ़ाने का मतलब ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, जैसे कि ये बढ़ गया। बी सी को बढ़ाने का मतलब बी से सी की ओर, जैसे कि ये बढ़ गया ऐसे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, कई बार बच्चे यही गलती करते हैं और फिर गलत हो जाता है, जैसा कि हमने पिछले में किया था। ये वही कॉन्सेप्ट है जो समझाना बहुत जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। हाँ, मैंने शुरू में ये चीज बहुत क्लियर कर दी थी, लेकिन याद दिलाने के लिए सब चीजें करनी पड़ती हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब आपका ए बी आपने बढ़ाया तो ये ई पॉइंट आया, और अब तो कर ही लोगे, बी सी आपका कितना हो गया, ये एफ हो गया, और ये आपका जी हो गया। एनी प्रॉब्लम? अब तो नहीं होनी चाहिए। अब आपके सामने क्या क्या पॉइंट्स हैं अब देख लेते हैं। अब बोला गया सर सीबीई, ये वाला आपको एंगल दे रखा है 130, और आपको पूछा गया एसीएफ, एसीएफ ये भी आपको दे रखा है 130। तो आप मुझे बताओ जी ए बी कितना होगा, जी ए बी ये वाला। तो आपको पहले ही बता देता हूं कि किसी भी त्रिभुज में उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, तो ये अपने आप 100 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसी समबाहुभुज में अंतः कोण का मान नहीं हो सकता, कौन सा इन ऑप्शन में से अंतः कोण हो ही नहीं सकता, बताओ। तो सर कैसे पता लगाएंगे, ये अगर इंटरनल एंगल है तो एक्सटर्नल एंगल कितना होगा 30, ये अगर इंटरनल एंगल है तो एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, बोलो बोलो बोलो, टेल टेल। तो सर यहां पर हो जाएगा 75, एक्सटर्नल एंगल अगर 108 है तो ये कितना हो जाएगा 72, और अगर ये 144 है तो ये 36। सर ये एक्सटर्नल एंगल आप क्यों निकाल रहे हो, ये मैंने एक्सटर्नल एंगल क्यों निकाला बताओ। सर एक्सटर्नल एंगल निकालने का इसलिए इसलिए निकाला एक्सटर्नल एंगल, जिससे कि आप क्या निकाल सको, नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स बराबर क्या होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटर्नल एंगल। तो यहां से निकल जाएगी साइड्स, यस, यहां से भी साइड निकल जाएगी, यहां से निकलेगी 12, यहां से सॉल्व करेंगे तो भी निकल जाएगी 360/75 हो रहा है क्या, ये देखने वाली बात है। 360/72 भी हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 5 और 10। तो जो अगर आपकी साइड एन, आपकी जो साइड है ये क्या है, हमेशा याद रखना ये इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्णांक, क्योंकि अगर ये पूर्णांक है तभी आप एक पॉलीगन बना सकते हो। क्या कभी ऐसा पॉलीगन देखा है, पॉलीगन इज ए क्लोज्ड शेप, पॉलीगन क्या है, एक क्लोज्ड शेप है, एक बंद आकृति है। तो बंद आकृति तभी होगी जब पूरी की पूरी भुजाएं होंगी, ठीक है डियर, इसलिए। नेक्स्ट करिए क्या आंसर होगा। हाँ महेश, पॉलीगन मैंने शुरू में ही पढ़ा दिया था, पॉलीगन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था पूरा, ट्राइंगल से पहले। तीस डिग्री, 36 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री में से एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या नहीं हो सकता, बताओ क्या नहीं हो सकता, कि इस समभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या नहीं हो सकता। ये 4 ऑप्शन है ये। सर वो नहीं हो सकता जो 360 से पूरी तरह डिविजिबल ना हो, ये है, ये भी होगा, 36 भी है, और 360 से 45 भी डिविजिबल है, 50 नहीं है सर। तो यहां हम ये निश्चित तौर पर कहेंगे कि बाह्य कोण का मान कभी भी 50 नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं जो आपके पेपर में आते भी हैं और आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, यदि एक समबाहुभुज है, अंतः कोणों का योग उस बहुभुज के बाह्य कोणों से योग से दुगना है, तो उसकी भुजाएं बताओ। एक समबाहुभुज में अंतः कोणों का योग, तो यानी कि अंतः कोणों का योग होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, और बाह्य बाह्य कोणों का योग का दुगना है। बाह्य कोणों का योग क्या होता है, हमेशा 360 होता है, उसका डबल है। तो 90 से काटा आपने कितनी बार, 4 बार, यानी कि ये हो गया 4 दूनी 8, तो 2n-4 बराबर 12, मतलब 2n बराबर 12, n बराबर हो गया 6। चलिए नेक्स्ट, 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 नहीं अलग है ना, ये तो अलग है। एक बहुभुज में प्रत्येक अंत्य कोण प्रत्येक बाह्य कोण का 3 गुना है, प्रत्येक बाह्य कोण का नहीं, 3 टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल, प्रत्येक नहीं आएगा। तो क्या होगा भाई,
आ जाएगा। बात तो वही है, बात तो वैसे भी वही है, क्योंकि 2n-4 इंटू 90 डिग्री अपॉन n बराबर 360 बटे n का 3 गुना। तो n से तो n कट ही जा रहा है, तो 90 से कट गया ये 4 बार, तो 2n बराबर कितना हो गया, 12 और 4 16, n बराबर आ गया 8। ठीक है, नेक्स्ट ये बताओ, एक समबाहुभुज में अंतः कोण का बाह्य कोण का अनुपात दे रखा है 1:4। तो आपको पता है दोनों का अनुपात दे रखा है, तो 5 रेशो बराबर 180 हो गया, 1 रेशो बराबर आपका हो गया 36 डिग्री। आपके सामने क्या है, अंतः कोण, इंटरनल एंगल कितना है, इंटरनल एंगल 36 डिग्री है, और एक्सटर्नल एंगल कितना है आपके सामने, कितना हो जाएगा 144। गलत है क्या, गलत तो है ही, एक्सटीरियर और इंटीरियर का दे रखा है, बहुभुज के अंतः कोण का बाह्य कोण का अनुपात उल्टा दे रखा है ना। बाह्य कोण का अंतः कोण से अनुपात, अब सही है, थोड़ा साफ लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहां हम कह सकते हैं 5 रेशो बराबर आपका 180 है, 1 रेशो बराबर आपका 36 है, तो यहां हम कह सकते हैं कि बाह्य कोण कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे डियर, 360 बटे 36 10। नेक्स्ट, एक समबाहुभुज का, सर 180 हाउ, अरे आंतरिक कोणों का योग 180 होता है ना, इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है हमेशा। ठीक है, एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके प्रत्येक बाह्य कोण का 5 गुना है, तो उस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। सेम कहानी है, 2n-4 90 डिग्री बटे n, प्रत्येक बाह्य कोण का 5 गुना है, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा डियर। n से n कट गया, 90 से कट गया कितनी बार, 4 बार, तो 2n-4 बराबर कितना हो गया 20, तो 2n बराबर हो गया 24, n बराबर हो गया 12। नेक्स्ट करो, ठीक है। एक समबाहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण का अंतर 150 है। अब जब डिफरेंस आपको दे रखा है 150, तो आपको भुजाएं निकालनी है, तो आप जानते हैं इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इंटरनल एंगल माइनस एक्सटर्नल एंगल कितना है, 150 है। तो अब देखना कि भाई इंटरनल एंगल कितना होगा और एक्सटर्नल एंगल कितना होगा। तो आप जब एक्सटर्नल एंगल की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 150 बटे 2 होगा, यानी कि 15। अब ये अगर एक्सटर्नल एंगल 15 आ गया, तो नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएंगी, 360 बटे 15 24। यही निकालते हैं, तरीका यही है। चलिए, तो 24 आपका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सेम कहानी है, वही कंसेप्ट है, एक ही कंसेप्ट। इंटरनल माइनस एक्सटर्नल बराबर आपका 132 है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कितना है 180 है। तो यहां पर आपको एक्सटर्नल निकालना है, क्यों, तभी आप जल्दी से निकाल पाओगे। तो 180 में से 132 में से 180 में से 132 चले गए, तो ये हो जाएगा 8, तो 8 आएगा तो 40 और 48, तो 48 आ रहा है बाई 2, यानी कि 24 आ गया। तो बस आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो 360 में आप 15 का 24 का भाग दे दो, आपके कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, बस। नेक्स्ट, सेम कॉन्सेप्ट है, करो, अब खुद करो, ये वही तरीका है। ये 108 बड़ा है, यानी कि इंटरनल एंगल माइनस एक्सटर्नल बराबर 108, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल 180, तो एक्सटर्नल विल बी 2 172 बाई 2 36। तो नंबर ऑफ साइड्स कितना हो जाएगा 360 बटे 36, 10। भुजाओं की संख्या हो गई 10। नेक्स्ट, समबाहुभुज में अंतः कोणों का योग दे रखा है, तो कितनी भुजाएं हैं, वही तरीका, 2n-4 इंटू 90 डिग्री
बराबर 1440। सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 9 से काटा 16, तो 2n-4 बराबर 20, n बराबर आ गया 10। नेक्स्ट, ये तो सेम ही है। यदि एक समबाहुभुज में अंतःकोणों का योग 14 समकोण है तो बताइए कितनी भुजाएं होंगी। 14 समकोण का मतलब समझते हो, 14 इंटू 90, तो डायरेक्टली कर सकते हो ना, क्योंकि 2n-4 इंटू 90 डिग्री बराबर ये सब होता है, तो 90 को 90 ले गया तो 2n बराबर आपका 18 हो गया और n बराबर आ गया 9। नेक्स्ट, दो समभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, उनके अंतःकोणों का अनुपात आपको दे रखा है, तो भुजाओं की संख्या बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है। दो समभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो मैं ये कहता हूं मेरे दोस्तों कि इंटरनल एंगल का अनुपात दे रखा है, तो प्लीज थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी भी होगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि सर इसको मान लीजिए आप 5x, इसको मान लीजिए 6x, ये नंबर ऑफ साइड्स हैं आपकी, ठीक है। तो जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, उसमें n1 ये हो गया अपॉन n1 इंटू n2 ऊपर आ जाएगा इस बार, क्योंकि 2n2-4 इंटू 90 डिग्री है ना, तो इन दोनों का अनुपात कितना है, 24/25। ठीक है, बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल एंगल ये वाला, इंटरनल एंगल ये वाला, 24/25। अब जो सफाई हो सकती है वो सफाई कर लो। 90 डिग्री से 90 डिग्री कट गया, इसकी वैल्यू रखो 5x, तो 5 दूनी 10x माइनस 4, 10x माइनस का 4 अपॉन 5x इंटू यहां आएगा 6x, 6 दूनी 12 में से 4 गए तो 8x, ओ सॉरी 12x माइनस 4। अब x से x उड़ा दिया, उड़ाने दो, और 24/25 को सॉल्व करने के लिए देखो कितना बढ़िया जुगाड़ है अपने पास। 5 से काटा मैंने इसको 5 बार, और 6 से काटा मैंने इसको 4 बार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, हैं आप सब यूपीएससी मेंस क्लियर हो। देखो 50x माइनस 20 बराबर 48x माइनस का 16, तो यहाँ कितना आ रहा है सर, यहाँ आ रहा है 2x बराबर आपका आ गया 4, x बराबर आ गया 2, बस यही चाहिए था। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 10 और 12। चलिए, अब एक बच्चा नीतीश रमन है, उसको पूरा समझा दिया ये, मतलब हर एक चीज समझा दी है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर से गया। उसका कारण क्या है पता है, इंतजार कर रहा था ये कब लिखूं, क्योंकि उसको मजा आता है टाइम पास करने में। अरे भाई पूरा पूरा बताया है, इसमें कहां कसर छोड़ी है तो बताओ। सॉल्व नहीं करना चाहते तो फिर क्या करेगा कोई आदमी। चलिए, नीतीश रमन कह रहा है सर गुस्सा मत हो, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। ठीक है भैया, शुरू से शुरू करो विकास, मेरे फाउंडेशन बैच में, बैचेस में जाओ, वहां से शुरू करो। चलिए, यदि समबहुभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 है और उनके अंतःकोणों का अनुपात दे रखा है 2:3, तो आप मुझे बताइए बहुभुज भुजाओं की संख्या कितनी कितनी है। अब ये भी आप बताइए, सॉल्व करो इसको, वही तरीका है सेम। अगर आप इसको x मान रहे हो सर, तो इसको आप मान लो 2x, और वही तरीका आप अपनाओ। तो यहां आप इस बार x लेकर चल रहे हो, तो 2x माइनस का 4 अपॉन, मतलब 90 डिग्री अपॉन x, और उधर आएगा 2x, नीचे क्या आएगा 2 इंटू 2x माइनस का 4 इंटू 90 डिग्री। अरे क्या हो गया सन्नी, फिर दोबारा नहीं कर सकते क्या भाई, पाप हो जाएगा। हम तो सॉल्व करवा रहे हैं। चलिए, 90 डिग्री से 90 डिग्री कट गया, और 2 से आपने 2 काट दिया। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ रहा है डियर, तो 2x माइनस का 4, 4x माइनस का 4 बराबर 1/3। सॉल्व करेंगे सर कितना आ रहा है, 6x माइनस का 12 बराबर 4x माइनस का 4, 2x बराबर 8, x बराबर 4, x बराबर 4 हो गया, तो दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी 8, तो 4 और 8 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। नेक्स्ट,
एक बच्चा कह रहा है सर आप गुस्सा ना करना, 2x ऊपर क्यों? 2x ऊपर कहाँ है? अरे भाई फॉर्मूला क्या होता है महाराज, देवादिदेव, 2n-4 फॉर्मूले में ही होता है। अब क्या करूं बताओ? चलो, दो समबाहुभुज की भुजाएं आपको दे रखी हैं। रिवर्स पूछ रहा है, रिवर्स आपने रिवर्स किया है? मैंने रिवर्स कैसे कर दिया? एक बार खुद सॉल्व करो यार, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। 2x नीचे क्यों? अरे ये बताया तो है, ये वाला तरीका जब डिवाइड करते हैं तो उल्टा हो रहा है ना, ये सेम चीज है, ये वो जो वहां लगाई है। चलो चलो चलो, दो समबाहुभुज की भुजाएं n-1 तथा n+2, उनके बाह्य कोणों का अंतर आपको दे रखा है 5 डिग्री, तो n का मान बताओ। मजेदार क्वेश्चन है। पहली बात तो ये चलिए, इंग्लिश 6, इंग्लिश में 6 दे रखा है, अच्छा 6 डिग्री दे रखा है, तो आंसर किससे आ रहा है? 5 से आ रहा है, 6 से आ रहा है, तो इसको 6 करो। अब कैसे करूंगा बताओ? आपको मैं एक सलाह दूं क्या? लेने के लिए तैयार हो जाओ आप सलाह, कि भाई अगर ये साइड्स हैं तो आप ये ध्यान रखना कि बाह्य कोणों का अंतर 6 डिग्री है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांक होगा? तो यहां पर अगर 14 ले रहे हो तो ये एक 13 हो जाएगा और ये एक 16 हो जाएगा, तो क्या ये 360 से डिविजिबल होगा? इसी प्रकार 12 में से एक गया तो 11, और 12 और 2 14, क्या दोनों 360 से डिविजिबल हैं? 13 में से एक गया तो 12, और 13 और 2 15, क्या दोनों ही 360 से डिविजिबल है? यस। तो इसलिए आपसे पूछा गया एन का मान क्या होगा, तो एन का मान आप 13 लगाएंगे। ये एक तरीका सही है, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छी तरह से करना चाहते हैं पूरा सॉल्व, तो आइएगा। तो कैसे करेंगे गुरुजी? 360 डिग्री बटे n-1 माइनस 360 डिग्री बटे n+2 बराबर कितना आ रहा है? 6 डिग्री। सॉल्व करो पूरा इसको, 360 कॉमन ले लो, बहुत टाइम लगा दो आराम से बैठकर। -n-1, n-1 इंटू n+2 बनेगी क्वाड्रेटिक, करेगा भाई सॉल्व अपना। 6 से काटा इसको 60 बार, करो सॉल्व। 60 n+2 -n+1, n से n चला गया तो ये 60 ही आ गया, और इधर क्या बन रहा है? n² प्लस का 2n माइनस का n माइनस का 2, n² प्लस का n माइनस का कितना? 62। ये आ रहा है क्या? हाँ 182, हाँ 182 होगा, 182 होगा, ये 180 182 बराबर 0। अब 182 के ऐसे टुकड़े करो कि जिससे कि एक अंतर आ जाए, तो बोले गुरुजी ये तो मजा आ गया भाई साहब। क्यों आ गया ना? 14 और 13 दिख तो रहा है, और यहाँ प्लस डोमिनेट कर रहा है, तो माइनस वाला बड़ा होगा, प्लस वाला छोटा होगा, तो माइनस तो लेना नहीं है, प्लस का 13 आ गया आंसर। तो ये बेसिक है पूरा, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट, ये हमने कर लिया है, पहले ही कर चुके हैं इसको हम। सर जी आपने मास्क क्यों नहीं लगाए? हाँ जरूरत नहीं है डियर अभी तो, प्लीज यहाँ कोई कोरोना की बात ना करो, अच्छा बात करो। चलो, दिए गए चित्र में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, डीओ बराबर आपका 8 है, सीओ बराबर 4 है, एसी बी एडी का समद्विभाजक है, एडी बराबर बीडी है, और डीबी बराबर एसी को ओ पर काटता है, तो एसी विकर्ण का मान, ये क्वेश्चन करो भैया।
क्या आंसर होगा डियर? बोले सर कैसे करें? देखो भाई कहानी कुछ इस तरह से है, जरा समझना। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या चतुर्भुज होता है? जो वृत्त के अंदर हो। कल एक आई मेरे पास फोटो। अरे ये भी हो गया क्या पहले? हमें तो नहीं लगा यार हो गया, वो पता नहीं। चलो फिर भी मुझे लग नहीं रहा, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो भाई क्या बोला जा रहा है कि DOABCD, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि AD बराबर किसके है? AB के है। और AC है ना जो BD, इसका BAD का समद्विभाजक है। ठीक है सर, ठीक है सर, ये AC जो है ये समद्विभाजक है BAD का। बोला जा रहा है AD बराबर आपका AB है, ये AD बराबर आपका AB है। और तो बस बात बन गई। ये वाला थीटा बराबर हो गया, ये वाला भुजाएं बराबर हो गई, और AD बराबर आपको AB दे दिया, और DB AC को ऊपर काटता है, DB जो है AC को ऊपर काटता है। चलो ठीक है, तो AC विकर्ण की बताओ बात क्या है? आराम से बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कि अगर हमें DO पता है सर 8 है, हमें CO पता है 4 है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं। तो एक तरीके से वही वाली बात हो गई कि भाई CO सर, CO है ना, माफ कीजिए, CO आपका 4 है। तो आपको AC विकर्ण निकालना है। कैसे निकालोगे भाई? देखो नीट एंड क्लीन काम आपको बता देते हैं अपन। कि यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं AD का किससे, AB से रेशो अगर मैं देखता हूं, तो मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि AD का AB से रेशो बराबर नहीं हो जाएगा क्या DO का BO से रेशो? और DO और BO क्या है? यह एक केंद्र है, तो ये दोनों बराबर ही होंगी, त्रिज्याएं हैं। तो यह भी एक 8 हो गया, क्योंकि रेडियस है ना भाई। ये अगर O सेंटर है तो आपका सामने ये रेडियस हो गई। ठीक है डियर, क्योंकि बिंदु O पर काटते हैं, तो आपके सामने कितना हो गया? ये प्रॉपर्टी लग जाती है जब अंदर आपके सामने दो कट हो रहे हैं, तो AO इंटू OC बराबर क्या होता है? OB इंटू OD। कैसे करेंगे? AO निकालना है तो OC 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, और AO OC कितना दे रखा है? 4। AO निकल कर आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि सेंटर बोला ही नहीं है, तो सेंटर कैसे मान लिया सर ने? भाई साहब सेंटर नहीं मत मानो, बस आप इतना मान लो कि भाई ये जो रेशो है हमारे, संगत रेशो, ये बराबर होंगे, एक के बराबर होगा। क्योंकि जो AD है वह आपका क्या है? AB के बराबर है। अरे AD आपका AB के बराबर नहीं है क्या? AD आपका AB के बराबर दे रखा है, हम क्या करें इसमें? क्वेश्चन में बोला है, तो इनका करस्पॉन्डिंग रेशो भी तो बराबर होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि BO बराबर DO हो जाएगा। कह सकते हो सर आप, इसलिए मानना है बस। ठीक है, हाँ, तो इसलिए सेंटर मत कहो इसको, ये एक सेंटर तो नहीं है, लेकिन BO बराबर DO है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। करिए। ABCDEF एक समकोणीय क्या है? षटभुज है। ये अच्छा क्वेश्चन है डियर। कैसे बनाया ये? बना देते हैं। एक ट्राइंगल बनाया पहले, और उसमें आपको क्या करना है? AB BC CD DEEF। तो मैंने इसको बनाया षटकोणीय, जैसे कि ये ABCDEF दिख रहा है, हेक्सागन टाइप। ये रहा है ना पूरा ABCDEFG है ना। ठीक है भाई, अब हमें क्या बोला? जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण आपको दे रखा है 120। प्रत्येक आंतरिक कोण आपका 120 है, यानी कि रेगुलर हेक्सागन है एक तरीके से देखा जाए तो। प्रत्येक आंतरिक कोण आपको 120 दे रखा है। ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है कि EF प्लस FA बताओ। EF प्लस FA ये बताना है आपको। पूरा सॉल्व करेंगे अच्छे से। क्या क्या दे रखा है सर? AB आपको दे रखा है, रेगुलर तो नहीं है फिर इसका मतलब, क्योंकि हमें से जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण 120 दे रखा है, लेकिन रेगुलर तो नहीं है, तो साइड इक्वल हो जाती नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस गड़बड़ को चलो समझते हैं। ठीक है, तो ये 2 है, BC आपका 4 है, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगा। DE आपका 5 है, और
डी आपका 5 है, सी डी आपका 3 है, क्या करें बताओ? बस 2 ही बचे हुए हैं बेचारे, क्या करें? तो अब मैं ये देख रहा हूं कि यार इतना मुझे दे रखा है कि ये 120 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60। क्या बात है। और ये भी 120 है, तो ये 120 है, तो ये भी 120 है। यही लिए बोला है उसने कि यार मतलब 120 आपका प्रत्येक बाह्य आंतरिक कोण है, क्योंकि जो बाह्य कोण होगा वो 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, तो ऊपर वाला भी 60 हो जाएगा। फायदा हो रहा है ना। सिमिलर केस में ये भी आपका 3 3 3, ये भी आपका 5 5 5, कोई दिक्कत है क्या? ये भी 5। ओ माफ करिए, ये गड़बड़ कर दी ना हमने। ये 5 5 नहीं होगा ना, ये केवल 5 दे रखा है, और ये 2 है, तो ये 2 2 चलेगा। अब ठीक है क्या? समझ में आ रही है बात आपको? अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये कहानी किस तरफ चल रही है सर, और ऐसे क्यों हुआ। अब मैं कह सकता हूं कि पूरा भी ये क्या होगा, पूरा भी अपने आप में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। पूरा भी मतलब पूरा, ये भुजा पूरी पता है आपको, 7 और 2 9, तो इसको 9 बनाने के लिए यहां 1 होना चाहिए, और इसको 9 बनाने के लिए यहां 6 होना चाहिए, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 7। ये है कहानी, ठीक है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है षटकोणीय वाला, जहां पर आपसे बोला जा रहा है कि प्रत्येक आंतरिक कोण 120 है, तो हर एक साइड की एक वैल्यू है जिसे एक्सटेंड करने पर आगे एक ट्राइंगल बनता है, इस तरह से। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट। और हाँ, क्योंकि ऐसे ही डायग्राम से इस तरह के प्रश्न सॉल्व होते हैं। और कोई, जब आप मान लो, आप स्टार्ट कहां से करोगे, बिल्कुल सही होता है। जैसे कि भाई एक बच्चे के मन में दिमाग तो बिल्कुल कंफ्यूज तो होता ही है कि सर यही डायग्राम क्यों बना, और कोई डायग्राम क्यों नहीं बना। कॉमन सेंस वाली बात है, क्यों नहीं बना उसका कारण मैं बताता हूं। अगर मान लीजिए कि मेरे को इस क्वेश्चन के बारे में पहले ना पता होता, तो सबसे पहले मैं क्या करता, मैं एक हेक्सागन ही बनाता। राइट, मेरी बातों को समझना। मैं एक हेक्सागन ही बनाता, और मैं ये कहता कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है, और मैं क्या, हर एक विद्यार्थी यही बनाता। बात तो सही है। अब जिसका प्रत्येक कोण 120 है, अब हर कोण अगर आपका 120 होता, हर कोण अगर आपका 120 होता, हर कोण अगर आपका 120 होता, तो ये मुझे पता है आपको दे रखा होता ए बी, तो ए बी की वैल्यू आप 2 लगाते, और इसके बाद आपका बी सी 4 है, और सी डी आपका 2 है शायद, है ना, सी डी आपका 3 है और 5 है। यहीं तक तो होता। अब इसके आगे अपन क्या कर रहे होते कि यार ई एफ और एफ ए बोला है, नहीं पता सर, अब क्या करूं, कैसे लगाऊं, क्या तरीका लग सकता है, क्या कोसाइन रूल लगेगा क्या। मैं वो बता रहा हूँ जो एक मेंटेलिटी चलती है, कोसाइन रूल में मैं इसको बीच में से काट दूं या उसकी वैल्यू निकाल लूं, तो ये सब चीजें दिमाग में चलती हैं। और अब अगर आपने सीख लिया है, तो इसका जुगाड़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है कि भाई जब आपने बना लिया, तो इसकी दोनों भुजाओं को बनाकर आप एक ट्राइंगल इसके ऊपर बनाएंगे। और अगर आपने ट्राइंगल बनाया, तो आपने ट्राइंगल बनाकर देखा कि भाई देखो ये 120 है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन, कुछ चीजें जैसे कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था कंस्ट्रक्शन का, वहां भी यही डाउट है कि यार उस तरह के प्रश्न में हमें कैसे पता चलेगा। लेकिन कुछ चीजें क्या है, क्वेश्चन करने के बाद समझ में आती है। तो जैसे कि ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये भी निश्चित तौर पर 60 ही होगा। इसी प्रकार आप पूरे बड़े ट्राइंगल में देख लो। अब आपने कहा कि यार ये सब में देखूंगा मैं, तो ये, फिर ये, इस तरह से, तो ये भी 60 हो गया, ये सब इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गए। तो इसकी भुजा भी 3 हो गई, इसकी भी 3 हो गई, इसकी भी 2 हो गई, इसकी भी 2 हो गई, ये भी 60, ये भी 60, तो पूरे में ये भी 60, तो ये पूरा भी इक्विलेटरल। तो 7 और 2 9, तो 5 और 3 8, ये 1, तो ये भी 1 क्योंकि है तो इक्विलेटरल। तो ये कितना बचा, 9 होने के लिए 6, इसलिए ऐसा किया कि 6 और 1 7 आंसर आए। तो अब मुझे लगता नहीं है कि कल को ऐसा क्वेश्चन आवे और आप ऐसा कंस्ट्रक्शन ना करो, तब तो बहुत बड़ा मतलब ब्लंडर हो जाएगा कि अगर नहीं किए तो आप, ये क्वेश्चन करके ही तो आपके डिक्शनरी में ऐड हो रहा है। इस तरह से ही इसीलिए इसी वजह से चीजें बनेंगी एग्जाम में। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करके बताओ। कैसे करेंगे डियर? एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण आपको दे रखे हैं, और जिसमें बोला कि ए सी जो है बीडी एक दूसरे के ऊपर लंब है।
अब AC और BD एक दूसरे के ऊपर लंब ही बना दिया, तो AB बराबर 3 है, BC बराबर आपको दे रखा है 4, CD बराबर आपको दे रखा है 5, तो AD की लंबाई बताइए। ये करवाया हुआ है मेरा? नहीं करवाया है ना? ये तो क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन है, ये कहां से आ जाएंगे? चलिए करिए भैया, आओ भाई। प्रॉपर्टी तो है ही ना, वो तो प्रॉपर्टी से तो होंगे सारे, जायदाद इतनी सारी है कि भाई साहब अगर आपने ABCD आपने एक मान लिया, एक क्वाड्रिलेटरल मान लिया, मान लो बन गया। अब मैंने ये ऐसा अजीब सा क्यों बनाया बताओ? मैंने ये ऐसा क्यों बनाया है? आप सोच सकते थे कि सर आप पैरेललोग्राम बनाओ, रोम्बस बनाओ, क्योंकि यहाँ कुछ बोल ही नहीं रखा, क्वाड्रिलेटरल है केवल। अगर कुछ होता तो मैं उस तरह की शेप बनाने की कोशिश करता, अब कुछ नहीं बोल रखा तो ऐसे ही बना दिया। तो यहाँ पर मैंने नामकरण करना है इनका, तो मैंने लिख दिया इसको A, इसको लिख दिया B, इसको लिख दिया C, इसको लिख दिया D, और AC और BD एक दूसरे पर लंब है, तो ये लो भैया, ये लंब भी बना देते हैं। अब लंब लग नहीं रहा तो थोड़ा साइड में करना पड़ता है, तो इसको परपेंडिकुलर बनाता हूं और थोड़ा सा सफाई करता हूं। और कितनी बड़ी बात है ना? चलिए ABCD, AC आपका क्या है? BD पर लंब है, ठीक है। आपको बोल रखा है सर AB बराबर आपका 3 है, BC बराबर आपका 4 है, CD बराबर आपका 5 है, तो AD बराबर निकालो, ठीक है। तो कैसे करेंगे बताओ? गुरुजी कुछ सीखा सीखा तो लग रहा है कुछ। ये अगर परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम हम एक्टिवली बना सकते हैं यहाँ पर, है ना? और पाइथागोरस थ्योरम एक्टिवली बना सकते हैं, साथ के साथ मैंने आपको प्रॉपर्टी भी बता रखी है। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है आपसे कि भाई देखो, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हमेशा कहती है कि भैया देखो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर क्या होता है? BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। याद आ रहा है डियर? ये प्रूफ भी मैंने कराया था जब मैंने केवल क्वाड्रिलेटरल आपको पढ़ाया था, किसी का नामकरण नहीं। शुरुआत में जब क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था तो ये सब कुछ हमने प्रूफ किया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। 3 3 9, CD की वैल्यू कितनी है? 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा? 34, और यहाँ पर अपना BC 16 और AD निकालना है। तो 34 में से 16 गया तो कितना आया? 18, तो अंडर रूट 18। और मैंने कहा भी था कि इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप कर सकते हो। किसी को कोई परेशानी है तो मुझे बता दो। अगर आपको परेशानी है तो देखो, इसका प्रूफ बहुत सिंपल है कि अगर आप इन दोनों को लेते हो, सुनो मेरी बात, इन दोनों को लेते हो तो OC स्क्वायर और OD स्क्वायर बराबर 25, OC स्क्वायर OB स्क्वायर बराबर 4, OD OA स्क्वायर OD स्क्वायर बराबर आपका ये। तो इसी तरह से देखोगे ना, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा। नेक्स्ट, 90 तो प्रूफ में नहीं था, 90 प्रूफ में नहीं था, तो पाइथागोरस ऐसी लग गई मजाक में। इतनी नालायक कैसे हो सकते हो तुम यार? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और M भुजा BC का मध्य बिंदु है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो चलो सॉल्व करते हैं। संध्या कह रही सर बैच का टाइम कब एक्सटेंड होगा? जब मैं करूंगा डियर। अब जब मेंसुरेशन शुरू होगा तब हम बैच का टाइम अपने आप एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर अभी एक्सटेंड कर दिया तो आधे घंटे तक और जवाब देना पड़ेगा कि कब से नया टॉप चैप्टर आएगा। चलिए, तो यहां पर हमारे सामने क्या है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABC और D। M भुजा BC का मध्य बिंदु है। M भुजा, M जो है, M भुजा BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। AB और DM बिंदु N पर मिलती हैं, ठीक है भाई।
एक बच्चे को बहुत डर है, ये राहुल को तो ऐसा डर है कि सर कहीं चुपचाप बैच करके निकल ना जाए और मेरे को यहीं छोड़ जाए, ऐसा डर रहा है। ये क्या है, मिड पॉइंट है। चलिए, तो यहां पर हो गया एन। तो अब क्या करना है भाई, अब हमें देखना है कि क्या कर सकते हैं हम। तो मिड पॉइंट थ्योरम दिख रही है क्या, ये मिड पॉइंट लग रहा है। तो यहां पर भी मैं कह सकता हूं ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये दो पैरेलल लाइन है और ये मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से साफ साफ निकल कर आ गया भाई। इसमें क्या बचा है ना। तो आपसे बोला जा रहा है कि ए एन और ए बी का रिलेशन निकाल दो सर। तो बोले देखो ऐसी बात है कि मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है कि एन एन एम का एन डी से और एन बी का एन ए से और बी एम का ए डी से रेशो क्या होगा, 1/2। ठीक है डियर। चलिए, तो हम ये कह सकते हैं सर, यहां हमें किसका रिलेशन निकालना है, ए एन और ए बी का निकालना है। तो ए एन ये रहा और ए बी कहां है, ए बी कैसे बनेगा, ये ए बी बन जाएगा घटकर। ठीक है सर। तो ए एन आपके सामने ये रहा और ए बी का रिलेशन आपको निकालना है। तो मैं ये कह सकता हूं, तो यहां पर आपके लिए एन ए में से आप एन भी घटा दो सर, बन जाएगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं भाई कि यहां पर बराबर हो जाएगी क्या बात, या डबल हो जाएगा बताओ। ए एन बराबर आपका कितना है, ए एन बराबर डबल हो गया ना भाई, दिख ही रहा है कि ये एक रेशो होगा, तो ये तो पूरा दो रेशो है। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, सब कुछ सामने ही है। ठीक है। चलिए, एक बच्चे को बहुत मन कर रहा है, कुछ बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं, जैसे कि उनको ये लग रहा है कि सर आप इसका स्क्वायर करो, पहले तो स्क्वायर करके है ना, फिर 4 में से एक रेशो घटाओ और फिर √3 निकालो सर आप। अरे भाई एरिया पे थोड़ी खेल रहा है, जो जबरदस्ती कर दें क्या, वो चाहते हैं ये चीज। और वो चाहे सामने के सामने 2:1 दिख रहा होगा, लेकिन पेपर में वो लगाएंगे दिमाग, क्या √3 करके आता हूँ यार, देखता हूँ क्या होता है। फिर बाहर आके जब पता लगेगा कि यार उसका तो वो था, यार मुझे लग तो रहा था, लेकिन मैंने फिर वो स्क्वायर वाला कंसेप्ट लगा दिया। ढंग से किया करो भाई, गलती मत करो। ठीक है। चलो 45 क्वेश्चन कर लिया हमने, 46 से हम कल लेंगे। और कल मैं एक फाइल और डालूंगा क्वाड्रिलेटरल की। ये रिपीट हो गया क्या। हम्म। चलो वैसे भी खत्म होने वाला है, फिर नई फाइल आएगी। ओके भैया, टेक केयर, बाय बाय।